राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा की तैयारी कर रहे समस्त बच्चों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। बच्चों, आज ये प्रैक्टिस सेट 5वें नंबर का है, जिसमें हम लेकर के आए हैं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के टॉप 70 क्वेश्चंस। इसमें से 35 क्वेश्चन विज्ञान के हैं और 35 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के हैं। ये जो वीडियो है, इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमारे वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। ये वीडियो परीक्षा देने से पहले एक बार आप ज़रूर देख लें, ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सके। तो बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलते हैं, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है सेल्सियस तापक्रम पैमाने में तापक्रम के परम शून्य का मान क्या होता है। तो सेल्सियस तापक्रम पैमाने में तापक्रम के परम शून्य का मान कितना होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं: 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस 273 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप का परम शून्य मान होता है। बच्चों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर हम बात करें तो ये जो है हिमांक होता है, यानी कि इस पर जो है बर्फ़ जो जल होता है वो जम जाता है। दूसरी तरफ अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो ये जो है जल का क्वथनांक बिंदु होता है। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, 100 न्यूटन के बल द्वारा 5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगाया गया दाब क्या होगा। तो 100 न्यूटन के बल द्वारा 5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल लगाया गया जो दाब होगा वो होगा 20 न्यूटन प्रति मीटर सेकेंड, 20 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे टिमटिमाने का क्या कारण है। ये जो 4 आंसर दिए गए हैं, इनमें से जो पहला आंसर है अपवर्तन के कारण, दूसरा है परावर्तन के कारण, तीसरा है ध्रुवण के कारण, चौथा है प्रकीर्णन के कारण। तो बच्चों, तारे टिमटिमाने का जो प्रमुख कारण होता है वो होता है अपवर्तन के कारण। तो इस तरीके से इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्वस्थ आंख से किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, यानी कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए। 35 सेंटीमीटर, या फिर 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, या फिर 25 मीटर। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो है 25 सेंटीमीटर दूरी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विद्युत धारा मापते हैं। विद्युत धारा किससे मापते हैं, वाट में, एम्पियर में, कूलाम्ब में, या फिर वोल्ट में। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विद्युत धारा जो होती है वो एम्पियर में मापी जाती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक चित्र दिया गया है, दिए गए विद्युत परिपथ के चित्र में प्रतिरोध तार कौन सा होगा। तो बच्चों, इसमें प्रतिरोध तार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है 1 है डी, ऑप्शन नंबर 2 है बी, ऑप्शन नंबर 3 है सी, और ऑप्शन नंबर 4 है ए। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, आंसर होगा ए, यानी कि ये जो होता है ये प्रतिरोध तार होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदीप्त वस्तु का उदाहरण है। ऐसी वस्तुएं कौन सी हैं जो कि अदीप्त होती हैं, और इसमें से हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है दर्पण, यानी कि जो आईना होता है, दूसरा है बल्ब, तीसरा है लैंप, और चौथा है तारा। तो इनमें से जो अदीप्त वस्तु का उदाहरण है वो है ऑप्शन नंबर 1, दर्पण। तो दर्पण जो होता है ये अदीप्त है, बाकी सभी चीज़ें दीप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंची किस प्रकार का लीवर होती है, यानी कैंची जो है किस प्रकार का लीवर होती है या फिर उत्तोलक होती है। तो बच्चों, इसका सीधा सा आंसर है ये प्रथम प्रकार का जो है लीवर होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्प्लावन सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो बच्चों, उत्प्लावन सिद्धांत की खोजकर्ता पूछा गया है। ऑप्शन पहला आर्किमिडीज, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है गैलीलियो, और चौथा है एडिसन। बच्चों, उत्प्लावन जो बल था उस सिद्धांत की खोजकर्ता थे आर्किमिडीज। तो इस तरीके से इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करें एडिसन की, तो इन्होंने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक प्रकाश वर्ष की दूरी क्या होती है। एक प्रकाश वर्ष की दूरी पूछी गई है, तो ये आप सभी लोग इसको याद कर लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर। ये ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मार्स गैस इनमें से कौन सी है। ये कुछ सूत्र दिए गए हैं, इनमें से अगर आपको पता है कि मार्स गैस पहली बात तो क्या होती है, तो मार्स गैस होती है मीथेन। मार्स गैस जो कहलाती है उसका नाम होता है मीथेन, और मीथेन का जो सूत्र होता है वो होता है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि CH4 जो होता है ये होता है मीथेन का सूत्र। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है LPG में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है। बच्चों, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। LPG का पूरा नाम अगर हम कहें तो LPG का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि गैस सिलेंडर खाने वाली गैस में ये भरी हुई होती है।
और बच्चों इसमें अगर बात करें तो दो गैसें प्रमुखता रूप से होती हैं, ब्यूटेन तथा प्रोपेन, ब्यूटेन तथा प्रोपेन। लेकिन अगर इसमें गंध की बात की जाए कि किस गैस के कारण, किसके कारण जो है दूर से गंध आ जाती है, तो उसको कहते हैं एथिल मरकेप्टन। ये इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है बच्चों, उपधातु क्या है? इनमें से कुछ धातुएं हैं, कुछ उपधातुएं हैं। पहला ऑप्शन है मरकरी, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा है एंटीमनी और चौथा है मैग्नीशियम। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एंटीमनी जो होता है ये उपधातु होता है, जबकि मरकरी, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम ये सभी धातुओं की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सभी अम्लों में उपस्थित रहने वाला तत्व कौन है? सभी अम्लों में उपस्थित रहने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन पहला है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा ऑप्शन है बच्चों कैल्शियम। तो सभी अम्लों में जो उपस्थित रहने वाला तत्व होता है उसे कहते हैं हाइड्रोजन। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वाशिंग सोडा का जलीय विलयन क्या होता है? वाशिंग सोडा जो होता है उसका जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है या फिर क्षारीय, उदासीन होता है या फिर अम्लीय तथा क्षारीय दोनों होता है? तो बच्चों इसका जो सही आंसर होता है, जो वाशिंग सोडा होता है उसका जो जलीय विलयन होता है वो होता है क्षारीय। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल होता है, पीतल में क्या होता है, अर्थात पीतल कैसे बनता है, किसको किसको मिलाने से बनता है? तो सभी बच्चे याद रखेंगे, पीतल जो होता है वो तांबा और जस्ता को मिलाने से बनता है, तांबा और जस्ता को मिलाने से पीतल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है? नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है, कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन है साल्ट वाटर, दूसरा है लेमन जूस, तीसरा है सोडा वाटर और चौथा है सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा लेमन जूस, यानी कि नींबू का जो रस होता है वही नीले लिटमस को लाल कर देता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का घोल किस प्रकार का मिश्रण है? तो बच्चों चीनी का जो घोल है वो किस प्रकार का मिश्रण है, आइए देख लेते हैं। पहला है सॉलिड और गैस, लिक्विड और गैस, और तीसरा ऑप्शन है सॉलिड प्लस लिक्विड और चौथा है सॉलिड प्लस लिक्विड प्लस गैस। तो बच्चों सभी बच्चे जानते हैं चीनी का जो घोल होता है ये सॉलिड और लिक्विड दो रूपों में होता है। तो इसको हम ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ थर्मोप्लास्टिक नहीं है? बच्चों थर्मोप्लास्टिक पूछा गया है, कौन नहीं है? पीवीसी, मेथेमाइन, पॉलीथीन और फिर पॉलीस्टाइरीन। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा मेथेमाइन। मेथेमाइन ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का हिमांक और क्वथनांक बिंदु क्रमशः क्या है? ये क्वेश्चन अभी हम लोग आपको डिस्कस कर चुके हैं। जल का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 5 जून किस दिन के रूप में मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पर्यावरण से संबंधित है। तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं विश्व वन दिवस की, तो विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। आप सभी बच्चे याद रखेंगे 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस या फिर विश्व वन दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व पशु दिवस ये मनाया जाता है 4 अक्टूबर को, ये 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस ये मनाया जाता है 22 मार्च को। तो आप सभी इनको नोट कर लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा। विश्व वन दिवस 21 मार्च और विश्व पशु दिवस ये 4 अक्टूबर को मनाया जाता है और विश्व जल दिवस ये 22 मार्च को मनाया जाता है, जबकि विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में कौन सी औषधि इस्तेमाल की जाती है, अर्थात कौन सी औषधि प्रयुक्त की जाती है? पहला ऑप्शन है क्लोरोक्विन, दूसरा है एस्पिरिन, तीसरा है मॉर्फिन और चौथा है पेनिसिलिन। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा होगा क्लोरोक्विन। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लोरोक्विन जो होती है दवा ये मलेरिया परजीवी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बच्चों पेनिसिलिन की बात करें तो पेनिसिलिन की खोजकर्ता कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे शुद्धतम जल कौन सा होता है? तो बच्चों सभी से जो शुद्धतम जल होता है सभी बच्चे इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे, समुद्र का या फिर वर्षा का, नदी का या फिर कुएं का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वर्षा का जो जल होता है वो बिल्कुल शुद्ध होता है, सबसे शुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है, निम्न में से कौन कार्बनिक यौगिक है? तो बच्चों निम्न में से कौन कार्बनिक यौगिक है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन है क्लोरोफार्म, दूसरा है जल, तीसरा है सोडियम क्लोराइड और चौथा है अमोनियम सल्फेट। तो इसका जो सही आंसर बच्चों होगा वो होगा क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म जो होता है ये कार्बनिक यौगिक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनकोना के किस भाग से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है? तो बच्चों बीज से बनाई जाती है या फिर पत्तियों से, और ऑप्शन नंबर 3 है छाल से बनाई जाती है या फिर पुष्प से। तो सिनकोना जो होता है ये इससे छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मूल रोम में पाई जाती है। मूल रोम में क्या पाई जाती है? तना, पत्ती। मूल रोम पाई जाती है किसमें? तना में या फिर पत्ती में, कली में या फिर जड़ में। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि मूल रोम पाई जाती है किसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा जड़ में। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से रुधिर का थक्का बनना प्रभावित होता है? ऑप्शन पहला है विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी या फिर विटामिन बी। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा विटामिन के, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वाशरकोर रोग किस की कमी के कारण होता है? तो इसका ऑप्शन है वसा तथा प्रोटीन, दूसरा है कार्बोज तथा प्रोटीन, तीसरा है वसा और चौथा है प्रोटीन। तो बच्चों क्वाशरकोर जो रोग होता है ये प्रोटीन की कमी से हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों किस रुधिर वर्ग में प्रतिजन अनुपस्थित होता है? तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बी, और दूसरा ऑप्शन है ए, और तीसरा ऑप्शन है ए बी, और चौथा ऑप्शन है ओ। तो बच्चों जो प्रतिजन होता है, एंटीजन होता है, वो किसमें नहीं होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो ओ होता है उसमें ब्लड ग्रुप ओ होता है, इसमें एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए ये जो है सर्वदाता होता है, यानी कि ओ ग्रुप वाले लोग सभी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ब्लड दे सकते हैं। और तीसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें, ए बी की बात करें, तो ये होता है सर्वग्राही, यानी कि ये जो ए बी जिनका ग्रुप होता है वो सभी से ब्लड ले सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों रोहू का संबंध किससे है? नीली क्रांति से, रजत क्रांति से, हरित क्रांति से या फिर श्वेत क्रांति से। तो बच्चों रोहू जो होती है एक मछली होती है और इसका संबंध है नीली क्रांति से, यानी कि मत्स्य उत्पादन जो है वो नीली क्रांति से संबंधित है। जबकि जो रजत क्रांति है ये अंडा उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और हरित क्रांति सभी खाद्यान्नों से संबंधित है। अगला प्रश्न है संकटग्रस्त जाति कौन सी है? तो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा? हिरन, खरगोश, ऊंट या फिर भेड़। तो संकटग्रस्त जो जाति है वो है हिरन। तो बच्चों इसका पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कीट भक्षी पौधा इनमें से कौन है? तो बच्चों कीट भक्षी पौधा जो है इनमें से कौन सा है? आप लोग देखेंगे। पहला ऑप्शन है अमरबेल, दूसरा है बांदा, तीसरा है यूट्रिकुलेरिया और चौथा है लाजवंती। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर होगा उसका नाम है यूट्रिकुलेरिया, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगर लाजवंती की बात करें तो बच्चों इसी का नाम होता है छुई मुई का पौधा। और बच्चों अमरबेल की अगर बात करें तो ये एक लता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नाशय के द्वारा कौन सा हार्मोन उत्पन्न किया जाता है? बच्चों अग्नाशय ग्रंथि जो शरीर में होती है उसके द्वारा एक हार्मोन उत्पन्न किया जाता है और उसका नाम होता है इंसुलिन। तो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका पहला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से बेरी-बेरी और पेलग्रा रोग हो जाता है? तो बच्चों बेरी-बेरी और पेलग्रा रोग किस विटामिन की कमी से हो जाते हैं? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा है विटामिन सी और चौथा है विटामिन डी। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा विटामिन बी। बच्चों विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग और पेलग्रा रोग हो जाते हैं। अगर बच्चों बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल, इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और ए की कमी से जो रोग हो जाता है उसका नाम होता है रतौंधी, और सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है गाजर में। विटामिन सी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और ये सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। जबकि विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है उसका नाम है कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से जो रोग हो जाता है उसे कहते हैं रिकेट्स या फिर सूखा रोग कहते हैं, और इसे सुखंडी भी कहते हैं। ये विटामिन जो होता है सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। अगर बच्चों पूछा जाए विटामिन के खोजकर्ता कौन है, तो उनका नाम है फुंक महोदय ने विटामिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों निम्नलिखित में से किसके कारण चिकनगुनिया, डेंगू और स्वाइन फ्लू नामक रोग हो जाते हैं? चिकनगुनिया, डेंगू और स्वाइन फ्लू नामक ये किसके कारण हो जाते हैं? तो बच्चों ये हो जाते हैं वायरस के कारण, अर्थात विषाणु के द्वारा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से विज्ञान के प्रश्न जो है कवर हो चुके हैं। अब हम आते हैं सामाजिक अध्ययन के टॉप 35 क्वेश्चंस जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है।
बच्चों सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण पूछा गया है। मुख्य रूप से ज्वालामुखी देखा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी और जो है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एटना ज्वालामुखी जो कि इटली में स्थित है। ये जो सक्रिय ज्वालामुखी है, इसी के पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका आंसर। दूसरी बात करते हैं फुजियामा की, तो ये जापान में है, लेकिन ये जो है ये जापान में जो फुजियामा है ये सक्रिय नहीं है बल्कि ये सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। अगर हम बात करें मोना लोआ की, तो बच्चों ये हवाई द्वीप में है और ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, लेकिन बच्चों पहला ऑप्शन चूँकि एटना आ गया है इसीलिए पहला ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। और विसुवियस की अगर हम बात करें तो ये बच्चों जो है ये सुसुप्त ज्वालामुखी है और ये इटली में है। अगर हम बात करें कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर होता है स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है ये दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि इटली में स्थित है, स्ट्राम्बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन सी होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। पवन द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति होती है उसको कहते हैं छत्रक शिला। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें सुमेलित नहीं पूछा गया है, कौन सा मिलान सही नहीं है। पहला रावत भाटा राजस्थान, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है नरोरा उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। और कलपक्कम तमिलनाडु, ये भी सही है। कैगा उड़ीसा, ये उड़ीसा सही नहीं है बल्कि कैगा जो प्लांट है ये कर्नाटक में स्थित है। तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि यही ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, उत्तरी भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं। उत्तर भारत जो है इसमें अगर गर्मी के मौसम में कोई हवा चल रही है उसको कहा जाता है लू। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। जबकि काल बैसाखी जो है ये पश्चिम बंगाल में चलने वाली तेज हवाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई पूछी गई है। कंचनजंगा जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,586 मीटर। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 8,586 मीटर ये कंचनजंगा की ऊंचाई है। बच्चों कंचनजंगा की अगर बात करें तो कंचनजंगा शिखर जो है ये सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो बच्चों सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, जबकि सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये आप लोग याद रखेंगे। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी एक ऐसा महाद्वीप है जो कि देश भी है और महाद्वीप भी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो बच्चों इसमें भी पूछा गया है सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, सोना जो है ये कोलार की खान कर्नाटक में है, वहाँ से प्राप्त होता है, ये तो कथन सही है। तांबा सिंहभूमि दूसरा है। हीरा पन्ना, हीरा जो है ये इसकी खाने पन्ना मध्य प्रदेश में है, ये भी सही है। और जो चांदी है, चांदी जो है खेतड़ी में नहीं पाई जाती है बल्कि चांदी जो है जावर की खानों में पाई जाती है, और जावर की खाने राजस्थान में हैं बच्चों। तो इस तरीके जो सुमेलित नहीं है उसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। और तांबे की अगर बात करें तो तांबा जो है बच्चों, तांबे की अगर हम बात करें तो तांबा जो होता है ये सिंह भूमि में पाया जाता है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी बच्चों ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गई है, इसको हम फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर 3 तांबा। तांबा जो होता है ये खेतड़ी राजस्थान में पैदा होता है, वहाँ पर इसकी खाने हैं, इसीलिए इसका आंसर 3 सही है। चांदी जो है, चांदी ये राजस्थान में पैदा होती है, लेकिन इसकी कुछ खाने उसमें क्या कहते हैं जावर में भी पाई जाती हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है उसको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है कालाहारी मरुस्थल, दूसरा है थार मरुस्थल, तीसरा है सहारा मरुस्थल और चौथा है अटाकामा मरुस्थल। तो बच्चों इन 4 ऑप्शंस में से जो सही आंसर है वो है सहारा मरुस्थल जो कि अफ्रीका में स्थित है। ये विश्व का दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कालाहारी की बात करें तो ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, और थार की बात करें तो ये भारत के अंदर राजस्थान में स्थित है, और अटाकामा की बात करें तो ये चिली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर बच्चों पूछा गया है, सभी बच्चे इसको अच्छे से जानते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर जो है वो है प्रशांत महासागर। इस तरीके से इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। और इसी प्रशांत महासागर में दुनिया की सबसे गहरी गर्त यानी कि खाई भी है, जिसका नाम है मेरियाना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है।
कौन सी नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है? उसका नाम है बच्चों पनामा नहर। आप लोग याद रखिएगा, पनामा नहर जो है ये उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पहली बार भारत में तोपों का प्रयोग किस शासक ने किया था? तो तोपों का प्रयोग करने वाला जो शासक था वो था मुगल शासक बाबर। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किस मुगल शासक के दरबार में संगीत प्रतिबंधित था? संगीत को प्रतिबंध लगा दिया था, ऐसा कौन सा मुगल शासक था? तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर टॉमस रो किसके राज दरबार में आया था? एक अंग्रेज था सर टॉमस रो, ये आया था जहांगीर के दरबार में बच्चों, और इससे पहले आया था कैप्टन हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सिविल सेवाएं किस सन में भारतीयों के लिए प्रारंभ की गई थी? सिविल सेवाएं परीक्षाएं जो होती हैं ये प्रारंभ की गई थी बच्चों, ये 1854 में प्रारंभ की गई थी, और इसीलिए इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे, उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। बच्चों अगर हम बात करें दयानंद सरस्वती की, तो दयानंद सरस्वती जी ने जो है दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी, जबकि राजा राम मोहन राय ने इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बच्चों ये पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। लोकसभा और राज्यसभा में संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। इसी को बच्चों स्पीकर भी कहा जाता है। लोकसभा की अगर बात करें तो ये लोकसभा जो होता है ये निम्न सदन होता है, और जबकि राज्यसभा है ये है उच्च सदन होता है, यानी कि अस्थाई होता है। सॉरी बच्चों, ये जो होता है राज्यसभा ये स्थायी होता है, परमानेंट, कभी भी भंग नहीं हो सकता है, और ये जो लोकसभा है ये भंग भी हो सकता है समय से पहले, इसीलिए ये जो है अस्थायी है और ये स्थायी है। इस तरीके से अगर बात करें, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता तो करता है लोकसभा का अध्यक्ष, लेकिन संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो उसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही संयुक्त बैठक की जो बैठक होती है उसको बुलाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी किसकी राजधानी थी? तो बच्चों हम्पी जो राजधानी थी ये विजयनगर राज्य की राजधानी थी, कर्नाटक, ये हम्पी विजयनगर राज्य की राजधानी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? तो बच्चों इसमें देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा है धौलावीरा, तीसरा है रंगपुरा और चौथा है रोजदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लोथल जो था बच्चों ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन सा राजा था? तो बच्चों गुप्त संवत का जो प्रवर्तक था, ऑप्शन देख लेते हैं, पहला है श्रीगुप्त, दूसरा है घटोत्कच, और तीसरा है चंद्रगुप्त प्रथम, तीसरा है समुद्रगुप्त। तो बच्चों गुप्त संवत चलाने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। इस तरीके से इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। बच्चों अगर गुप्त काल की बात करें तो जो गुप्त वंश था उसके संस्थापक अगर पूछा जाता है तो उसका आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। पानीपत का पहला युद्ध ये कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और इसी युद्ध में बच्चों बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। तो इस तरीके से ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? बच्चों इसमें क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? बच्चों वैज्ञानिक पूछ दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रथम वैज्ञानिक की अगर बात करें तो थे सीवी रमन। इन्होंने रमन प्रभाव के लिए बच्चों 1930 में इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। लेकिन बच्चों अगर पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे या फिर प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, तब आपका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर ही वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं सीवी रमन, इन्होंने 1930 में रमन प्रभाव विज्ञान के लिए पुरस्कार जीता था। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे, तो आपका आंसर है सीवी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक पूछा गया है तो बच्चों पहला ऑप्शन है नागार्जुन, दूसरा है MS स्वामीनाथन, तीसरा है APJ अब्दुल कलाम और चौथा है रामानुजन। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा, हरित क्रांति के जो जनक थे
वो थे MS स्वामीनाथन। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और हरित क्रांति की अगर बात करें तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। बच्चों APJ अब्दुल कलाम साहब की अगर बात करें तो APJ अब्दुल कलाम साहब का आज जन्मदिन है और आज जो है 15 अक्टूबर है और आज ही के दिन APJ अब्दुल कलाम साहब का जन्मदिवस मनाया जाता है। बच्चों APJ अब्दुल कलाम साहब का पूरा नाम अगर देखें तो अब्दुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, ये इनका पूरा नाम था, अब्दुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत के लौह पुरुष कौन कहलाते हैं? तो भारत के जो लौह पुरुष कहलाते हैं उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है बच्चों। बारदोली सत्याग्रह में बारदोली की महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी, इसीलिए इनका नाम सरदार पटेल है, और जबकि पूरा नाम इनका है सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों इसमें से करो या मरो, अर्थात ये जो है नारे कुछ दिए गए हैं, किसने किसने कथन कहा है। तो पहला ऑप्शन है करो या मरो, महात्मा गांधी, बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने ये नारा दिया था करो या मरो। आराम हराम है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस 4 ऑप्शन में से देख लेते कौन सा सही है। ए सही है परंतु बी गलत है, नहीं, ए तथा बी दोनों सही है। यही ऑप्शन बिल्कुल बच्चों सही है, ए तथा बी दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सार्क की अगर बात करें तो दक्षिण एशिया के जो संगठन देश हैं उनका ये नाम है, तो सार्क इसको दक्षेस भी कहते हैं। और अगर हम बात करें इनमें देशों की तो कुल मिलाकर इसमें जो सदस्य देश हैं, पहले ये 7 स्थापना के समय थे, लेकिन बाद में ये जो है स्थापना के बाद में ये जो सदस्य संख्या हो गई थी वो हो गई थी 8। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसके सदस्यों की संख्या 8 है। सार्क की अगर बात करें तो इसमें जो देश नहीं है शामिल वो है जापान। तो इस तरीके से ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। बाकी इसमें 8 देश हैं। अफगानिस्तान ऐसा देश है जो कि 8वां देश है शामिल होने वाला, अंतिम बार ये शामिल हुआ था। सार्क की अगर स्थापना की बात करें तो सार्क की स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में। बच्चों इसके मुख्यालय की बात करें तो ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानवाधिकार दिवस ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेलित को छांटिए, यानी कि जो मिलान जो सही नहीं है उसको हमें छांटना है। तो बच्चों इसमें एक है FAO और दूसरा है यूनेस्को, तीसरा है WHO, तीसरा चौथा है सार्क। तो बच्चों इसका चौथा ऑप्शन सही है। सार्क जो है ये दक्षिण एशिया के देशों का संगठन है, जबकि ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, FAO और यूनेस्को और WHO। बच्चों अगर हम बात करें यूनेस्को की तो यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1946 में, और उसके बाद में इसका अगर स्थापना की बात करें तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। लेकिन जो कि WHO इसकी स्थापना बच्चों हुई थी 1948 में और इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बच्चों इंटरनेशनल, जैसे कि एक देश का दूसरे देश से कोई विवाद है तो ये विवाद, ये झगड़ा इनका इस न्यायालय में सुलझाया जाता है। इसका पहला ऑप्शन है पेरिस, दूसरा है लंदन, तीसरा है वाशिंगटन और चौथा है हेग। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है हेग। हेग जो है नीदरलैंड में स्थित है। और बच्चों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर बात करें तो इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं और प्रत्येक न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है। तो इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप लोग इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? बच्चों 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन 4 सही होगा। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों भारत के पश्चिम में कौन सा पड़ोसी देश है? भारत के पश्चिम में कौन सा यहाँ पर देश है? तो बच्चों देखते हैं, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका। सब बच्चे जानते हैं कि भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार यानी कि RTI अधिनियम कब पारित किया था? तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RTI अधिनियम पारित हुआ था अक्टूबर 2005 में। इस तरीके से इसका ऑप्शन सही होगा बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव निर्मित आपदा कौन सी है? मानव के द्वारा निर्मित एक आपदा कर दी गई है, उसका नाम है, पहला ऑप्शन है बाढ़, दूसरा चक्रवात, तीसरा है बम विस्फोट, चौथा है सूखा या दुर्भिक्ष यानी कि अकाल,
तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा, मानव के द्वारा निर्मित आपदा है बम विस्फोट। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलते हैं, जल्दी ही ख़त्म करते हैं इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के किस शहर में एफिल टावर अवस्थित है? बच्चों, एफिल टावर जो है ये कहाँ स्थित है? तो फ्रांस के पेरिस में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया था किसके द्वारा दिया गया था? तो पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, ये बिल्कुल गलत है। द्वारिकानाथ टैगोर, ये भी गलत है। चंद्रशेखर देव, ये भी गलत है। और दयानंद सरस्वती का ये बिल्कुल सही है। तो दयानंद सरस्वती का कहना था कि वेदों की ओर लौटो, यही इनका नारा था। और आज का बच्चों अंतिम क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो बच्चों, मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर जो बांध स्थित है उसका नाम है उसका नाम है गांधी सागर। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। बच्चों, नागार्जुन सागर की अगर हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये कृष्णा नदी पर स्थित है। जबकि हीराकुंड बांध की बात करें तो ये भारत का सबसे लंबा बांध है और ये बिहार में स्थित है, महानदी पर स्थित है। तो बच्चों, आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को इसको शेयर कीजिएगा। और जल्द ही आपके लिए हम छठा वीडियो लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मिलते हैं। नमस्कार।